चार्ज के बारे में बात कर ली थी, चार्जिंग कैसे करते हैं इस बारे में बात कर ली थी, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारे पास में न्यूक्लियस है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, इसी टाइप से न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। लेकिन ये कितना रिपल्सन फोर्स लगाएगा, कितना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी। तो कुलम्ब ने हम लोगों को यहाँ पर एक लॉ दिया और उससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास में दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी है, और ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तब इनके बीच में चाहे अट्रैक्शन फोर्स लगे चाहे रिपल्सन फोर्स लगे, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इन दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, उसके स्क्वायर के यानी कि R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग लिख देते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ है। जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट लिख देते हैं, तो हमारे पास कंप्लीट लॉ आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और लिखते कैसे हैं इसको हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये मेंशन करना जरूरी है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is proportional to the product of the charges, F proportional to Q1 Q2, and second is inversely proportional to the square of the distance between them, so F is proportional to 1 divided by R square। अब इन दोनों को मिक्स करके लिख रहे हैं F proportional to Q1 Q2 by R square, और उसके बाद में F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। और लास्ट में हम लोगों को ये बात मेंशन कर देनी है कि ये जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करने वाली लाइन पर ही लगता है। ठीक है, एंड दिस फोर्स वर्क्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। मान लो हमारे पास में Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन ये हो गई, तो इसके कारण से इस पर मान लो रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो उस लाइन के अलोंग इधर लगेगा, और इसके कारण से इस पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो उस लाइन के अलोंग ही लगेगा। ऐसे नहीं कि इधर लगने लग जाएगा या इधर लगने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उस लाइन के अलोंग ही लगेगा। इस लाइन को भी हम लोग को जब कूलम्ब्स लॉ पूछ रहा होता है तब लिख देना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि Q1 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, Q2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लोगों ने मेंशन किया है कि Q1 और Q2 को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन R स्क्वायर तो नीचे आ रहा है। तो जब हम लोग इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो F कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो R इंक्रीज करने पर F डिक्रीज होगा। ये वाली चीज़ हमारे काम की है। तो जब चार्जेस दूर दूर चले जाते हैं तो उनके इफेक्ट एक दूसरे पर कम हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। ये हमारे लिए काम की बात है। अब देखो कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर में ये जो K था ये दरअसल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा है K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कौन से मीडियम में चार्जेस रखे हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरा हम लोग यहाँ पर Q1 Q2 और R और F के लिए कौन से यूनिट्स काम में ले रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पर ये K डिपेंड करता है। तो हम लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि K किन किन बातों पर डिपेंड करता है। मान लो हम लोग यहाँ पर SI सिस्टम काम में ले रहे होते हैं तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0 एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, या फिर होती है 1/4πε मीडियम के लिए अदर देन एयर और वैक्यूम। ठीक है, ये जो है लिखा हुआ है E के जैसा साइन, इसमें इसको इस तरीके से लिखते हैं, C जैसा बना देते हैं, एक लाइन ऐसे बीच में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा है तो उसको हम लोग एप्सिलॉन 0 पढ़ लेते हैं या एप्सिलॉन नोट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन है। सीरीज सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना है। अब ये कैसे हो रहा है देखो, SI सिस्टम में हम लोग Q1 और Q2 को किस में लिखेंगे, कूलम्ब में लिखेंगे, और R को किस में लिखेंगे, मीटर में। तब हम लोग यहाँ पर K की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 या 1/4πε, और जो F आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। और सीरीज सिस्टम में याद करो, सीरीज सिस्टम छोटा वाला सिस्टम होता है, चार्जेस की वैल्यू को हम लोग ESU में लिखते हैं या स्टेट कूलम्ब में लिखते हैं, और डिस्टेंसेस को हम लोग मीटर की जगह सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तब K की वैल्यू को 1 रखना है, और जो F की यूनिट्स आएगी वो आएगी डाइंस में। क्लास 11 में पढ़ा होगा ना, फोर्स की दो यूनिट्स होती हैं, न्यूटन्स और डाइंस। डाइन छोटे होते हैं और न्यूटन बड़े होते हैं। अब बात करते हैं एप्सिलॉन 0 की। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर ऑफ वैक्यूम या फिर ऑफ एयर, और एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मीडियम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से कितना
अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मीडियम कैसे अफेक्ट हो रहा है इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर बात कर सकते हैं कि जब हम लोग किसी मीडियम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज करते हैं या फिर बोल दो कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कोई और मीडियम या कोई मटेरियल को रखते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट उस मीडियम के चार्जेस पर पड़ता है, उस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ सकता है, उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स पर पड़ सकता है। तो उसके कारण से जो मीडियम है वो खुद का एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसके कारण से जो स्पेस है उस स्पेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाया करता है। ये इसका मोटा मोटी मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टेल्स हाउ इट अफेक्ट्स एनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप इन इट। ठीक है, और हाई परमिबिलिटी, ज़्यादा परमिबिलिटी है तो इसका मतलब होता है कि जो मटेरियल है उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो दैट मटेरियल विल रिड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा है कि हाई परमिटिविटी रिड्यूसेस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। जब हम लोग कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो अपने पास में दो चार्जेस है Q1 और Q2, और उनको हम लोगों ने एयर में या वैक्यूम में लिखा है। तो F एयर मतलब फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और जब हम लोग Q1 और Q2 को कोई और मीडियम में रख देते हैं तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कितना हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो FM है यानी कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1/ε के। ठीक है, इसका मतलब है कि एप्सिलॉन इंक्रीज होगा तो FM की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये हमारे समझने वाली बात है। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन था इसका एक डिफरेंट नाम भी हम लोग यूज किया करते हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि एक टर्म हमारे पास में आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ी देर में देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन 0 होता है इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और कभी कभी अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत पड़ रही है तब 8.85 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लाइन लिख सकते हैं, और खाली कैलकुलेशन चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। एक्चुअली कैलकुलेशन हम लोग 8.85 से ही करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग 9 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग को इसको नहीं यूज करना है, ये खाली कैलकुलेशन चेक करने के लिए इसी को यूज करना है। देखो, एयर के लिए के की वैल्यू कितनी थी 1/4πε0। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ी थी 8.85 इंटू 10⁻12 वो रख के इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो के की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत काम में आने वाली है, इस वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। अब देखो, एक नया टर्म है हमारे लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से लिखते हैं या कैपिटल के से भी लिखते हैं। अब क्योंकि ये वाला के और ये वाला के कंफ्यूजिंग है तो हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन आर को यूज करें, के नहीं लिख रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना, तो हम लोग अब उसके बारे में बात करते हैं। ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, रिलेटिव इन रिलेशन टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, ये इसका मतलब है। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम लोग मीडियम की परमिटिविटी एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, इसलिए हम लोग इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि इसकी कुछ यूनिट है, मान लो इसकी यूनिट कितनी है, इसका उल्टा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट यहाँ पर और यहाँ पर सेम आएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो एप्सिलॉन आर आएगा मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो यूनिटलेस होता है और इसीलिए वो डायमेंशनलेस भी होता है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। एप्सिलॉन आर का ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है, देखो ये, और ऐसे 2-3 फॉर्मूले और आएंगे, और इन सब फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोगों को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछ रखी है। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन के तौर पे बोल सकते हैं इट इज रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं इट इज रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो जैसे फॉर्मूले हैं और जैसा पूछा है उस हिसाब से हम लोगों को एग्जाम में एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन लिखनी है और उसको सीखना है। ठीक, ये जो एप्सिलॉन आर होता है इसकी वैल्यू मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होती है, ये बहुत काम की चीज़ है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है और कुछ लोग 81 भी यूज़ करते हैं, हम लोग 80 यूज करेंगे।
मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। अब देखो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एप्सिलॉन कैसे आएगा, एप्सिलॉन जीरो को उधर ले जाओ तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। ये यहाँ पे पुट कर दो, हम लोगों ने पुट कर दिया। एयर में फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ एयर इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग इस सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हम लोगों को याद रखना है और इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो याद रह जाते हैं, बस डिवाइड करके निकाल लो एप्सिलॉन आर कैसा आएगा। तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम। अब देखो क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो एक से ज़्यादा होता है तो एफ ए अपॉन एफ एम एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एफ एम को उधर लेके चले जाओ, इसका मतलब है एफ ए की वैल्यू एफ एम से ज़्यादा होती है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में जो फोर्स लगता है वो मीडियम के कंपेरिजन में ज़्यादा लगता है, यानी कि मीडियम के प्रेजेंस में फोर्स जो होता है वो कम आता है। ठीक है, इसका मतलब है दो चार्जेस को हवा में रखा हुआ है और फिर दो चार्जेस को हम लोग मान लो तेल में रख देते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो पहले के कंपेरिजन में कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेस। यस, समझना है, और इस पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब देखो क्योंकि हम लोग चार्जेस को एयर के कंपेरिजन में किसी और जगह पर रखेंगे तो हमेशा फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है दो चार्जेस के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स है वो कब लग रहा है, जब हम लोग उनको हवा में रखे हुए हैं। तो मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वर्क्स इन एयर ओनली, इस चीज को भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। देखो हमारे पास में दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है। तो F कैसे देते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब हम लोग इस वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दो तरीके से लिख सकते हैं, तो आर केप को यूज करके लिख सकते हैं और एक वेक्टर आर को यूज करके लिख सकते हैं। आर केप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो जब हम लोग यहाँ पर आर केप यूज कर रहे होते हैं तो F को लिखेंगे वेक्टर एफ, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना और यहाँ पर आर केप से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम लोग वेक्टर आर को यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, नोटिस करना है यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है आर क्यूब, क्योंकि ये जो आर केप होता है ये होता है दरअसल वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वेक्टर आर यहाँ जाएगा और ये वाला आर और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो जाएगा। ये डिफरेंस हम लोगों को समझना है, यहाँ गलती हो जाती है। अब हम लोग इसी वेक्टर रिप्रेजेंट को डिटेल में लिखना चाहते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, है ना। हमारे पास में दो चार्जेस है Q1 और Q2, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो O से लेकर इस तरफ होगी और इधर भी इसकी डायरेक्शन O से लेकर इसकी तरफ होगी। ठीक है, अब मान लो ये दोनों सेम साइन के हैं तो रिपेल करेंगे। मान लो Q2 पर Q1 के कारण से जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर F21 है। F21 का मतलब है 2 पर 1 के कारण से फोर्स, तो 2 पर 1 के कारण से फोर्स हम लोगों ने वेक्टर F21 लिख दिया है। ठीक है, अब तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे तो F की जगह पर तो चलो हम लोग वेक्टर F21 लिख देंगे, ये लिख दिया। फिर ये K लिख दिया Q1 Q2 बाई R, तो K Q1 Q2 R की जगह पर हम लोगों को ये डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, लेकिन अब वेक्टर की फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग इफेक्ट किसका चेक कर रहे हैं, Q1 का। किस पर चेक कर रहे हैं, Q2 पर। तो जो R लिखा जाएगा वो Q1 से Q2 की तरफ लिखा जाएगा। इसको हम लोग R12 से शो करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर R की जगह पर लिखा है R12, मतलब 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर R की जगह पर हम लोगों ने R12 यूज कर लिया। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 स्क्वायर और R12 K। जब हम लोग वेक्टर R वाला मेथड काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे और कुछ चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर R स्क्वायर की जगह R क्यूब आ जाएगा। उसके बाद में मान लो हम लोगों को वेक्टर R12 का डिटेल फॉर्म लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है ना। तो जो कोई वेक्टर को हम लोग लिख रहे होते हैं तो बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस करते हैं। तो बाद वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर R2, पहले वाला कौन सा है, वेक्टर R1। तो वेक्टर R12 को हम लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पर भी वेक्टर R12 को हम लोगों ने वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख के शो कर दिया। ठीक है, ये घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। मेरा याद करो, मान लो हमारे पास में कोई वेक्टर है वेक्टर ए बी, तो इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। पहले वेक्टर वाले नोट्स पढ़ना, बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस करते हैं। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लोग बाद वाला मतलब Q2 के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला यानी कि Q1 के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। अब Q2 के कारण से Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं, तो Q2 के कारण से Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, F12 मतलब 1 पर 2 के कारण से फोर्स। अब हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो
Q2 से Q1 की तरफ मेजर करेंगे, यानी कि R21 इस तरफ मेजर किया जाएगा। पहले इसको हम लोग R12 लिख रहे थे, 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस, अब हम लोग 2 से 1 की तरफ डिस्टेंस मेजर करें, इसलिए इसी डिस्टेंस को हम लोग R21 से लिख रहे हैं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 K, फिर इसको वेक्टर में लिख दिया। अब जब हम लोग डिटेल में लिखेंगे तो इस वाले डायरेक्शन के लिए बाद वाला वेक्टर ये हो जाएगा, पहले वाला ये हो जाएगा, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको R1 माइनस R2 करके लिखा है। ठीक, इसको समझ के रखना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब हम लोग इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा R2 माइनस R1। देखो ये के और ये के सेम है, Q1 Q2 सेम है, R2 माइनस R1 सेम है, और ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इसमें तो साइन का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ सेम है, बस आगे माइनस लिखा हुआ है। तो वेक्टर F12 को हम लोग माइनस वेक्टर F21 लिख सकते हैं, ये हमारे काम की बात है। तो वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ऑब्वियसली है इसके कारण से रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसके कारण से रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑपोजिट ही तो है, ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, इन सब में दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक्चुअली इसी फॉर्म में से आ रहा है ना, खाली आर को लिखने का तरीका बदल रहा है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इस बात को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F21। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये बोल देते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स लॉ याद करो जरा, क्लास 11 में एक लॉ था ना, एक्शन रिएक्शन लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, इक्वल रिएक्शन है भाई, एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लग रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स लॉ। ये प्रूव करने के लिए हम लोगों के एग्जाम में दे रखा है, तो हम लोगों को जब इसके बारे में पूछता है कि प्रूव दैट और शो दैट द कूलॉम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स लॉ, तो हम लोगों को ये पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, अब हमारे पास में एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए, उसका क्या मतलब होता है। मान लो अपने पास में कोई चार्ज Q है और उसके आसपास बहुत सारे चार्ज रखें, Q1 Q2 और Q3। Q1 के कारण से मान लो रिपल्सन फोर्स वेक्टर F1 लग रहा है, Q2 के कारण से रिपल्सन फोर्स वेक्टर F2 लग रहा है, और Q3 के कारण से रिपल्सन फोर्स वेक्टर F3 लग रहा है। तो ये जो चार्ज Q1 है, इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर F नेट इज इक्वल टू आएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। क्यों? क्योंकि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज Q इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिख देते हैं नेट फोर्स ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वर्किंग ऑन द पॉइंट चार्ज। तो हम लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखने के लिए बोलता है, तो फिगर बनाना है, ये लिखना है और ये लाइन लिख देनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को एग्जाम में पूछ रखी है, इन सब बातों पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला पॉइंट है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो खाली स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल है ना। क्यों? क्योंकि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, तो मैग्नेटिक फोर्सेस भी का भी एग्जिस्टेंस आता है, तो हम लोग जो उनके बीच में फोर्सेस निकालेंगे वो कूलॉम्स लॉ से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये रीजन देके बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज व्हेन चार्जेस मूव मैग्नेटिक फोर्सेस आल्सो कम्स इनटू प्ले। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कूलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। और ये जो डिस्टेंस होती है एक्चुअली न्यूक्लियस का साइज होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि कूलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इनसाइड न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस वर्क करने लगते हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स जस्ट बाय द यूज ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको लिखा है बिकॉज इनसाइड न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्सेस वर्क, सो the Coulomb's law is not applicable inside the nucleus or for the distances less than 10⁻⁻15 meter. Coulomb's law और the electric force is conservative force field। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि देखो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एक टर्म आती है और हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि Coulomb's law फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका क्या मतलब होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का? मतलब ऐसे जो भी फॉर्मूले जिसमें अपॉन में आर स्क्वायर आ रहा होता है वो सारे के सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि स्क्वायर हो रहा है और उसका इनवर्स हो रहा है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो इसमें भी अपॉन में आर स्क्वायर आ रखा है, तो ये वाला जो फोर्स है ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है।
है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन में आर स्क्वायर आ रहा है, तो कुलोम्ब्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ये हम लोगों को पूछ रखा है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल फोर्सेस वर्किंग बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका क्या मीनिंग है? मान लो अपने पास में कोई चार्ज रखा हुआ है Q1 और इस पर Q2 कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो मान लो Q1 पर Q2 के कारण से इधर कोई फोर्स लग रहा है वेक्टर F1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा, और इसकी वैल्यू है मान लो 10 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके पास में एक और चार्ज रख देते हैं Q3, ठीक है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे तो Q3 के कारण भी Q1 पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। मान लो ये फोर्स लग रहा है इस तरफ वेक्टर F2, ठीक है। यानी कि उस कंडीशन में Q1 पर नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 होगा। लेकिन Q1 पर Q1 के कारण से जो फोर्स है, मतलब ये F1, ये नहीं चेंज होने वाला, ये भी 10 न्यूटन ही रहेगा। मतलब इन दोनों का आपस में जो म्यूचुअल फोर्स है वो थर्ड की प्रेजेंस से चेंज ही नहीं हो रहा, वो उतना ही रहने वाला है। ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग ये चीज नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स तो यहाँ पर Q1 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो तो चेंज होएगा। पहले तो खाली वेक्टर F1 ही लग रहा था, दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो Q1 पर नेट फोर्स चेंज हो गया ना, लेकिन Q2, केवल Q2 के कारण से Q1 पर जो फोर्स था वो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है।